Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is class 12th salesmanship unit 3 that I'm going to cover in this video. So I will divide this chapter because chapter थोड़ा सा ये lengthy है तो एक वीडियो में नहीं कवर हो पाएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कवर करूंगी. And unit 1 and 2 I have already uploaded, right? तो start करते हैं unit 3. It is about फील्ड सेलिंग. तो मैं एक बार कलर चेंज कर देती हूँ पेन का. फील्ड सेलिंग, राइट. सो इसमें आपका पहला टॉपिक है सेल्स टेरिटरीज. सेल्स टेरिटरी का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया, राइट, जो ज्योग्राफिकल एरिया है या वो हम असाइन करते हैं सेल्स पर्सन को. देखो, अगर पूरी मार्केट हम एक ही सेल्स पर्सन को दे दे तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा कवर करना पूरी मार्केट को. इसलिए सेल्स मैनेजर क्या करता है, वो एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो सेल्स पर्सन को असाइन कर देता है ताकि जो प्रॉपर मार्केट एक पर्सन के लिए कवर करना डिफिकल्ट थी वो एरिया वाइज सेल्स पर्सन जो है कवर कर सकता है इजीली. तो इसलिए पूरी मार्केट को टेरिटरीज का मतलब है एरियाज में डिवाइड किया जाता है ताकि मार्केट जो है वो मैनेज हो सके इफेक्टिवली, राइट. तो सेल्स टेरिटरीज का मतलब क्लियर हो गया होगा अब आपको. क्यों हम सेल्स टेरिटरीज यानी क्यों हम टेरिटरी वाइज एरिया वाइज मार्केट को डिवाइड करते हैं. तो मेन रीजन क्या है, ऑब्टेनिंग प्रॉपर मार्केट कवरेज. यानी जो सेल्स मैनेजर है वो क्यों एरिया वाइज मार्केट को डिवाइड करता है, टेरिटरीज वाइज डिवाइड करता है ताकि मैनेज हो सके मार्केट इफेक्टिवली. सेल्स पर्सन जो है वो प्रॉपरली मार्केट को कवर कर ले और उसको मॉनिटर करे, ठीक है. तो अगर सेल्स पर्सन, सपोज देयर आर 5 सेल्स पर्सन, ए बी सी डी ई, इसको या 4 हम मान लेते हैं, ठीक है. तो हमने ए को दिया, यस, ए को हमने दिया नॉर्थ साइड, साउथ, बी को साउथ, सी को वेस्ट और डी को ईस्ट. तो अगर अब ये हमने 4 सेल्स पर्सन है तो हमने टेरिटरी वाइज अगर डिवाइड कर दिया मार्केट को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो सेल्स मैनेजर क्या है, उसके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि हर सेल्स पर्सन से, सेल्स पर्सन ए बी सी डी से मार्केट का, उनकी एरिया का, उनकी टेरिटरी का अपडेट ले सके, राइट. तो मार्केट को इस तरह मैनेज इफेक्टिवली किया जा सकता है जब हम टोटल मार्केट को एरिया वाइज या टेरिटरी वाइज डिवाइड करते हैं. दूसरा, एस्टेब्लिशिंग सेल्स पर्सन जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम एरिया वाइज मार्केट को डिवाइड करते हैं तो उससे क्या है, हमने सेल्स पर्सन को हर एक सेल्स पर्सन को एरिया दे दिया है. अब इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरह उन्होंने उस पूरे एरिया को कैप्चर करना है, कस्टमर्स को ग्रैब करना है, और दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल. हर सेल्स पर्सन जिसको एक पर्टिकुलर टेरिटरी अलॉट कर दी गई है वो ही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं अपने काम को कंप्लीट करने के लिए और अकाउंटेबल भी होते हैं. इसलिए हम टेरिटरी वाइज एरिया को जो है असाइन करते हैं हर सेल्स पर्सन को. देन एडिंग टू सेल्स फोर्स मोरेल. जब आपने हर सेल्स पर्सन को एक पर्टिकुलर एरिया और टेरिटरी असाइन कर दी है तो इसका मतलब आपने उनको वो टारगेट दिए हैं जो अटेनेबल है, जो वो अचीव कर सकते हैं. और अगर ऐसे उनको अटेनेबल अचीवेबल टारगेट्स दिए जाते हैं तो उनका जो मोरेल है वो बूस्टअप होता है और उनका वर्कलोड भी जो है वो कंपैरेटिवली अटेनेबल हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है. उससे जब और उनका मोरल बूस्ट अप होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और जॉब सेटिस्फेक्शन भी होती है. देन इवेल्युएटिंग सेल्स परफॉर्मेंस. अगेन टोटल मार्केट को हमने डिवाइड कर दिया एरिया वाइज, टेरिटरी वाइज, तो हमें हर एरिया का डेटा मिल जाता है. हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि सेल्स पर्सन जो है अपने टारगेट अचीव कर पाए या नहीं कर पाए. तो सेल्स परफॉर्मेंस भी हम इजिली इवेल्युएट कर लेते हैं, मॉनिटर कर लेते हैं, राइट. देन कंट्रोलिंग सेल्स फोर्स. सो जब सेल्स पर्सन जो है उनको पहले ही टारगेट दे दिए जाते हैं तो वो अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंगली काम करते हैं, रिजल्ट डिलीवर करते हैं. और अगर कुछ भी डेविएशन होता है, जैसे अगर हमने उनको सेल्स टारगेट दिया और वो नहीं अचीव कर पाए,
तो उस चीज को बोलते हैं डेविएशन। कोई भी जो ये अगर टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते हैं तो प्रॉपर उसका रीजन फाइंड आउट होता है कि व्हाट इज द रीजन, एंड देन करेक्टिव एक्शन भी लिया जाता है, राइट। इम्प्रूविंग कस्टमर रिलेशन। सो सेल्स पर्सन को जब हम एक पर्टिकुलर एरिया दे देते हैं, वो उस एरिया में कस्टमर्स के साथ बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और उनकी नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करने में कोशिश भी करते हैं, एंड इससे कस्टमर रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। दे कैन मेंटेन लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर। रिड्यूस सेलिंग एक्सपेंसेस। कैसे रिड्यूस सेलिंग एक्सपेंसेस? क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर एरिया जब भी सेल्स पर्सन को दिया जाता है तो उस एरिया की पूरी उसको नॉलेज हो जाती है, राइट। तो इससे क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क रिमूव हो जाता है। जैसे एक सेल्स पर्सन को पता है, उसको एक एरिया दे दिया, अब उसको इस एरिया का इन एंड आउट पता है, तो उसको काफी जो है एफर्ट्स अब नहीं लगाने, उस एरिया की पूरी नॉलेज हो जाती है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, सेल्स बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट्स भी बढ़ जाते हैं। देन कोऑर्डिनेटिंग ऑफ सेलिंग एंड अदर मार्केटिंग फंक्शन। तो सेल्स टेरिटरी जब असाइन होती है एक सेल्स पर्सन को, उसका एक और रीजन है टेरिटरी असाइन होने का, कि जो सेलिंग और मार्केटिंग एफर्ट्स है वो कोऑर्डिनेट होते हैं। देखिए दोनों फंक्शंस आपस में जब एक साथ काम करते हैं, सेलिंग फंक्शन भी और मार्केटिंग, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो जब हम एरिया वाइज या टेरिटरी वाइज डिवाइड करते हैं मार्केट को, सेलिंग और मार्केटिंग फंक्शंस जो है मिलके आपस में इफेक्टिव रिजल्ट लेकर आते हैं। नाउ व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप और रिवाइजिंग सेल्स टेरिटरी। अभी तो मैंने आपको ऊपर ये बताया कि सेल्स मार्केट को हम एक टेरिटरी वाइज या एरिया वाइज डिवाइड करते हैं, पर प्रोसीजर क्या है? बेसिकली देयर आर 4 स्टेप्स बेटा। पहला, सिलेक्टिंग कंट्रोल यूनिट्स, देन undertaking an account analysis, then developing workload analysis of salesperson. Fourth is combining control units into sales territory. एंड फिफ्थ वाला जो ये पॉइंट है ये एडिशनली है, तो आप लिख सकते हैं, बट 4 आप प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आते हैं, सिलेक्टिंग कंट्रोल यूनिट। अब सबसे पहला स्टेप है टेरिटरी, जब हमने मार्केट को टेरिटरी वाइज डिवाइड करना है, एरिया वाइज डिवाइड करना है, तो हम एक कंट्रोल यूनिट सिलेक्ट करें। अब कंट्रोल यूनिट क्या होता है कि कंट्री वाइज भी हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इंडिया या यूएसए। हम पिन कोड नंबर वाइज भी मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पिन कोड ये हो गया। तो अगर जैसे सिटी वाइज भी कर सकते हैं, सिटी में आ गया आपका नोएडा, दिल्ली एक्सेट्रा। स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, हरियाणा, यूपी एक्सेट्रा। तो इसमें क्या है, आप पहले तो देखोगे आपने कंट्रोल यूनिट क्या लेना है, सिलेक्ट करोगे। आप कंट्री वाइज ले रहे हो, यानी आपने सेल्स पर्सन को, एक सेल पर्सन को इंडिया बोला है कवर करने के लिए, दूसरे को आपने यूएसए बोला है। तो आप पहले देखोगे मार्केट को डिवाइड कैसे करना है आप, या फिर आप सेल्स पर्सन को एक को यूपी बोलोगे, दूसरे को हरियाणा बोलोगे, या एक को नोएडा दे दोगे। तो आप पहले देखोगे आपको सिटी वाइज मार्केट को डिवाइड करना है या कंट्री वाइज करना है एक्सेट्रा। बट जो भी कंट्रोल यूनिट है बेटा, इट शुड बी एट ऑप्टिमम लेवल। बहुत ज्यादा लार्ज भी नहीं होना चाहिए और बहुत स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। अगर एरिया बहुत बड़ा होगा तो इट कैन हाइड प्लेसेस विथ लो सेल्स वॉल्यूम। क्या मतलब है कि सपोज एक सिटी है, राइट, वहां पे कई लोग तो बहुत ज्यादा सामान खरीदते हैं। अगर हमने सिटी वाइज डिवाइड किया है मार्केट को, और उसी एरिया में, सिटी में कई लोग बहुत कम खरीदते हैं, तो अगर हम पूरी सिटी को ही एक मार्केट लेंगे, एक टेरिटरी लेंगे, अ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा पता लगाना कि कौन से ऐसे लोग हैं जो वहां पे कम खरीद रहे हैं, राइट। तो हम उन लोगों का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि बहुत बड़ा कंट्रोल यूनिट या बहुत बड़ा टेरिटरी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी टू लार्ज नॉट टू स्मॉल। तो अगर बहुत छोटा होगा तो मैनेज करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इट शुड बी नीदर टू लार्ज नॉट टू स्मॉल।
देन अंडरटेकिंग द अकाउंट एनालिसिस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है एरिया प्लानिंग में? पहले तो हमने कंट्रोल यूनिट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कि हम हर एरिया का ऑडिट करते हैं। ऑडिट का मतलब हम एनालाइज करते हैं, राइट? कि जो भी हमने एरिया डिवाइड किया है, कंपनी हर एरिया को स्टडी करती है और उससे कंपनी को मार्केट की अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है। और एनालिसिस क्यों हम करते हैं? एनालिसिस यानी एरिया का एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है? रीज़न क्या है? ताकि हम पता लगा पाए कि हमारे पॉसिबल कस्टमर्स कौन से होंगे, एस्टिमेट कर सके कि हम कितनी सेल्स कर पाएंगे उस एरिया में, राइट? और हमें ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? कंपनी ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकती है येलो पेजेस से, ऑनलाइन ट्रेडिंग साइट से भी, या कंपनी की पास्ट सेल से भी। एंड ऑल्सो सेल्स मैनेजर क्या है, वो हर एरिया का फ्यूचर सेल्स भी प्रिडिक्ट करता है, राइट? तो फ्यूचर सेल्स एस्टिमेट्स जो भी वो करता है, वो कैसे करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन कि उस एरिया में कंपटीशन कितना है, कंपनी की मार्केट पोजीशन वहाँ पे कैसी है। एंड एबीसी एनालिसिस भी होता है। एबीसी एनालिसिस का क्या मतलब है कि एरिया को कंपनी डिवाइड करती है ऑन द लाइक ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। और किस बेसिस में ए बी सी कैटेगरी में एरिया को डिवाइड किया जाता है? अकॉर्डिंग टू दी सेल्स पोटेंशियल। तो अगर किसी भी एरिया का सेल्स पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है तो हम उसको एरिया को ए देंगे। सेल्स पोटेंशियल एवरेज है तो हम उस एरिया को बी देंगे। सेल्स पोटेंशियल बिलो एवरेज है तो उस एरिया को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? सी कैटेगरी में, राइट? सो कंपनी डिसाइड करती है कि कहाँ पे किस एरिया में ज़्यादा पैसा लगाना है, कहाँ ज़्यादा स्टाफ और एफर्ट्स की ज़रूरत है। तो जो हाई पोटेंशियल एरियाज है उसको ज़्यादा, उधर ज़्यादा मनी, स्टाफ, एफर्ट्स जो हैं एलोकेट किए जाते हैं। तो पहला हो गया, आप कंट्रोल यूनिट सिलेक्ट करोगे। दूसरा हो जाता है आप एरिया को ऑडिट करोगे, स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे कि उस एरिया में कितना सेल्स पोटेंशियल है, ज़्यादा है तो आप उस एरिया में मनी, सेल्स पर्सन ज़्यादा एलोकेट करोगे। देन थर्ड इज डेवलपिंग द वर्कलोड एनालिसिस ऑफ सेल्स पर्सन। अब हम जो वर्कलोड एनालिसिस हम करेंगे हर सेल्स पर्सन के लिए, और वो कैसे करेंगे कि it is based on time, effort taken by the salesperson to cover a unit। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो भी सेल्स पर्सन है, हम जिसको अलॉट करना है, असाइन करनी है टेरिटरी, तो उस एरिया में वो कितना टाइम या एफर्ट लगाएगा उस एरिया को कवर करने में। तो हम ये भी देखते हैं। तो हम इसके लिए एस्टिमेट्स या अंदाज़ा हम कैसे करते हैं कि कॉल फ्रिक्वेंसी के बेसिस में। कॉल फ्रिक्वेंसी का क्या मतलब है कि सेल्स पर्सन जो है हाउ ऑफन ही विजिट ईच कस्टमर, कि कितना टाइम, उस कितने टाइम के बाद वो हर कस्टमर को विजिट करता है। कॉल ड्यूरेशन मतलब वो हर कस्टमर पे कितना टाइम लगाता है इंटरेक्ट करने में। एंड ट्रेवल टाइम, कि कितना टाइम वो स्पेंड करता है फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। ठीक है? तो अगर कॉम्प्लेक्स केस है तो टाइम ज़्यादा लगता है, और अगर सिंपल केसेस हैं, कस्टमर को ज़्यादा क्वेरी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो टाइम कस्टमर को, सेल्स पर्सन को कम लगे। तो वर्कलोड एनालिसिस का मतलब है हम ये देखते हैं इसके बाद एरिया एरिया अलॉट करने से पहले, किसी भी सेल्स पर्सन को एरिया अलॉट करने से पहले देखा जाता है कि कितना उसको टाइम लगेगा, कितने एफर्ट्स लगेंगे एक पर्टिकुलर एरिया जो उसको असाइन किया जा रहा है, राइट? और जो ट्रेवल टाइम है कि एक टाइम उसको कितना टाइम लगता है कस्टमर्स को कवर करने में, उसके लिए ये भी देखा जाता है कि क्या ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, कंडीशंस क्या है रोड की, वेदर कंडीशंस क्या है, एक्सेट्रा। फोर्थ, कंबाइनिंग कंट्रोल यूनिट्स इनटू सेल्स टेरिटरी। इस स्टेज में सेल्स मैनेजर क्या करता है? कंट्रोल यूनिट्स को सेल्स टेरिटरी में कंबाइन करता है। पहले तो क्या होता था, ये मैनुअली होता था, लेकिन आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से ये सारे काम हो जाते हैं। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक, टेरिटरी शेप। सो टेरिटरी की शेप कौन सी हो सकती है? वेज, सर्कल, हॉपस्कॉच, क्लोवर लीफ, एक्सेट्रा।
तो वेज क्या है, ये शेप उन टेरिटरीज के लिए, उन एरियाज के लिए सुटेबल है जो बहुत बोथ अर्बन एंड नॉन अर्बन एरियाज कवर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सर्कल। सर्कल का मतलब क्या है, यहाँ पे सेल्स पर्सन, ये शेप तब फॉलो की जाती है, सेल्स पर्सन जो है यहाँ पे, सपोज ये ऑफिस है, मैं ऐसे समझाती हूँ सर्कल के लिए। तो सेल्स पर्सन यहाँ पे सर्कुलर रूट में मूव करता है एंड ही विजिट क्लाइंट्स बिफोर रिटर्निंग टू द ऑफिस। ऑफिस से निकलता है, जैसे कस्टमर्स को मिल कवर करता है एंड करते करते वापस वो ऑफिस में आ जाता है, इसलिए सर्कुलर बोलते हैं। तो जब क्लाइंट्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है एक एरिया में, तब सर्कल शेप चूज की जाती है। नाउ व्हाट इज हॉपस्कॉच। हॉपस्कॉच के लिए पहले ये जो मैंने ब्लू में इधर हाईलाइट किया हुआ बेटा, यहाँ ये वाला, इसको रीड करिए, तब हॉपस्कॉच आपको समझ आएगा। सपोज देखो सेल्स पर्सन जो है उसका ऑफिस है दिल्ली में, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले दिल्ली से जो सबसे दूर का एरिया है जहाँ पे उसके कस्टमर्स हैं, सपोज गुड़गांव, वो सबसे पहले गुड़गांव तक जाएगा, दूर एरिया में। और फिर जब वो गुड़गांव, ये दिल्ली है, मैं ऐसे बता देती हूँ, और ये गुड़गांव, तो दिल्ली से वो सबसे पहले गुड़गांव जाएगा, और वापस दिल्ली आते हुए जो जो कस्टमर्स रास्ते में होंगे, ठीक है, वहां पे वो उन कस्टमर्स को मिलते हुए कवर करते हुए आएगा, अंटिल वो वापस अपने ऑफिस दिल्ली आ जाता है। तो इसको हॉपस्कॉच बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पे सेल्स पर्सन क्या है, ही स्टार्ट फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस उसका दिल्ली में है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, या मैंने देखो लिखा हुआ है, और एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, सारे क्लाइंट्स को कवर करता है गुड़गांव से वापस अपने ऑफिस आते हुए, राइट। एंड ये लीनियर रूट्स होते हैं, नॉर्मली लीनियर रूट्स हैं, तो दिस इज हॉपस्कॉच। नाउ क्लवर लीफ, ये ज्यादातर इंडस्ट्रियल मार्केट में ज्यादा आपको मिलेंगे, ये वाले डिजाइन शेप, रेदर देन इन कंज्यूमर मार्केट। सो अगर अकाउंट्स या क्लाइंट्स बहुत रैंडमली लोकेटेड है, स्कैटर्ड है, जैसे ऊपर जो थे फर्स्ट में वेज में, सर्कल में सॉरी, क्लाइंट्स जो थे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तब तो हम सर्कल शेप फॉलो करेंगे। लेकिन अगर क्लाइंट्स जो है वो दे आर नॉट, दे आर स्कैटर्ड, दे आर लोकेटेड रैंडमली, इन दैट केस हम क्लोवर शेप फॉलो करेंगे। क्लोवर शेप पैटर्न क्या है, ये वो पैटर्न है जहाँ पे सेल्स पर्सन ही ट्रेवल इन लूप्स या लीफ लाइक पाथ अराउंड द ऑफिस टू कवर द कस्टमर। तो वो कस्टमर को कैसे कवर करता है, जो कस्टमर्स को वो कैसे कवर करेगा, इन द लीफ पैटर्न, जैसे लीफ का पैटर्न होता है ना, तो जो कस्टमर्स दे आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये क्या करता है बेसिकली, ही ट्रेवल्स इन लीफ लाइक पैटर्न अराउंड द ऑफिस टू कवर कस्टमर इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे लीफ का क्या पैटर्न होता है, ऐसे होता है ना, तो कस्टमर अलग अलग डायरेक्शन में, ये अलग इस तरह का पैटर्न फॉलो करता है, राइट। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है अब इसमें हमारा, कि जब हम ये सब एनालाइज कर लेते हैं कि कंट्रोल यूनिट एस्टेब्लिश करना, वर्कलोड एनालिसिस करना, एंड एंड में हम सेल्स पर्सन को टेरिटरी असाइन करते हैं। Then comes your sales quota. This I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel and please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you for watching the video.